नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने का अभी इंतज़ार है। एक दिन अभी हो सकता है कल तक का टाइम लगे, लेकिन उसके अलावा शिमला में जो गतिविधि चल रही है, और आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी हिमाचल के दौरे पर थे, इन सारी चीज़ों से लेकर जो सिचुएशन है उसको लेकर आज आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आज आपको बताएंगे कि हिमाचल में ट्रांसफ़र पर जो बैन चल रहा है, ये ट्रांसफ़र का बैन कब खुलने वाला है, कब ये बैन हटने वाला है, ताकि आगे इसमें जो लोगों को विंडो मिलनी है अप्लाई करने के लिए तबादलों को लेकर, वो कब से प्रक्रिया शुरू होगी और विधानसभा के बजट सत्र के साथ इसको किस तरह से कोरिलेट करके देखा जा सकता है। इसके साथ दूसरी बात करेंगे बैंकों के उस पैसे को लेकर जिसको लेकर आज एक बड़ा विवाद हुआ है, और ये विवाद जो है ये हुआ है जो हिमाचल सरकार में पूर्व के सीपीएस थे और वर्तमान में जो विधायक हैं संजय अवस्थी, उनकी एक प्रेस वार्ता से, और उससे पहले जो बिलासपुर के भाजपा के विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उनके एक मीडिया में दिए गए बयान से। हालांकि आज उन्होंने रिटेलिएट भी किया है। इनके बयान के बाद जो बयान आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया है संजय अवस्थी ने, और ये पूरी अपडेट आपको बताएंगे कि ये झगड़ा क्या है और क्यों बैंकों का पैसा राज्य सरकार ने वापस मंगवाया है, या जिलों में पड़ा मनी जो बैंकों में डिप्टी में एक बड़ी भर्ती की जिसका आप इंतजार भी कहिए, और ये प्री नर्सरी टीचर का इंतजार तो हो ही रहा था, लेकिन सरकार इसके साथ साथ आया भर्ती करने जा रही है। आप बेबी सीटर कह सकते हैं, शिशु संभालक कह सकते हैं, और ये कितने पदों पर भर्ती होगी, ये पद भी 6000 से ज़्यादा हैं। किस तरह से होगी, पीएम श्री स्कूल जो हैं हिमाचल के 180, वहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती होने जा रही है, ये दूसरा बड़ा अपडेट है। तो इन दोनों में भी किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, ये भी आज इसी बुलेटिन के जरिए हम इसकी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद अगली बात है जो पीजीटी की नियुक्ति कब होनी है, जो इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ पीजीटी नहीं है, इसमें जो इंतज़ार हो रहा है ये इंतज़ार जेओएआईटी का भी है। कुछ जो दिव्यांग कोटे के पद हैं जो बैच वाइज लगाए गए हैं वो भी हैं। तो ये नियुक्तियों को लेकर आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक जो जिसको कहते हैं शेड्यूल जैसा दिया है मीडिया के साथ बातचीत में, और उसकी भी हम आपको आज जानकारी देंगे कि इस पूरे शेड्यूल की व्यवस्था किस तरह से बनाई गई है। कल से हड़ताल का ऐलान हो गया है। ये रेवेन्यू के लोग हैं और क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे आपको विस्तार से। बस किराए पे एक रिएक्शन आया है, किराया बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। राजनाथ का दौरा हिमाचल का आज कैसा रहा वो बताएंगे आपको। बिजली सब्सिडी पर हलचल है। वेलफेयर अफसर, यहाँ तहसील वेलफेयर अफसर शिमला में चिट्टे के साथ पकड़ा गया था, अभी भी गिरफ्तार है। उस मामले में सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक बड़ा एक्शन हुआ है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और साथ में बात करेंगे जो एक और रोपवे का ऐलान हुआ है हिमाचल में, वो कौन सा रोपवे है। 2 इंसिडेंट जो हैं होटल में फंदा लगाकर जान देने का है, एक बिजली कर्मी की मौत हुई है। इन दोनों मामलों को भी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। राशन कार्ड ई-केवाईसी की बात करेंगे, और मौसम का जो एक जो प्रेडिक्शन है उसमें एक बदलाव आया है। और ये जो बदलाव है इस प्रेडिक्शन में जो अभी हमारे सामने है मौसम की तरफ से, उसमें जो आज की प्रेडिक्शन उसमें यह कहा गया है कि 25 फरवरी से 1 मार्च तक, पहले 28 फरवरी तक की था, अब 1 मार्च 2025 तक हिमाचल में रेनफॉल या स्नोफॉल की एक्टिविटी रहेगी। और आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेन और स्नोफॉल 26, 23, 28 को हो सकता है। 1 मार्च से ये उठना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बताएं, आइसोलेटेड हैवी रेन और स्नोफॉल चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी 26 से 28 फरवरी के बीच में, वेरी हैवी रेन और स्नोफॉल लाइकली 27 फरवरी को, और शिमला और सिरमौर में 27 और 28 को, हैवी रेनफॉल बिलासपुर, हमीरपुर में 27 और 28 को, और सोलन में भी 28 फरवरी को प्रेडिक्शन की गई है। तो इस हिसाब से आगे देखें कि इस प्रेडिक्शन के तहत आगे क्या बदलाव मौसम में देखने को मिलता है। अगली बात करेंगे राशन कार्ड ई-केवाईसी की, और राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी है उसमें एक अच्छी खबर ये है कि ये जो ई-केवाईसी है
है ये अधिकांश लोगों की अब हो गई है। और इसमें जो अचीव किया है अब फिगर वो 96% के आसपास हो गया है। और अब 2,20,000 कार्ड, राशन कार्ड जो EKYC ना होने के कारण ब्लॉक हो गए थे, उनको अनब्लॉक यानी कि ओपन कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट इससे रिलेटेड है, EKYC से रिलेटेड। अब बात करेंगे होटल में जो फंदा लगाने का मामला आया है, ये रामपुर का मामला है। मधुरम होटल है रामपुर का, वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो 22 तारीख को इस होटल में ठहरा था, ये निरमंड के अरसू डाखाना के तहत गांव इनका था, अंगूर गांव था इनका, हिम्मत राम नाम है प्रताप सिंह पुत्र हिम्मत राम नाम है। और इनका 31 साल एज है। इनका कमरा बंद था, बाद में इनको शक हुआ, होटल वालों को, पुलिस को बुलाया गया, कमरा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरे के अंदर ये पंखे से लटके हुए बॉडी मिली है। बाकी पुलिस अगला काम आगे कर रही है। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बिजली कर्मचारी की डेथ का, और ये हुआ है शिमला में, और ये शोगी के पास है। बेसिकली हुआ ये कि आनंदपुर पंचायत के गांव पटियूड़ के रहने वाले ये सुशील पुत्र महेंद्र सुबह घर से ड्यूटी के लिए शोगी आए, वहाँ थड़ी पंचायत घर के समीप बिजली की लाइन में काम करने चले गए क्योंकि यहाँ दिक्कत थी। और वहाँ पर आगे पोल से आगे बिजली की लाइन काटने के लिए ये जंपर को ऑफ कर रहा था, लेकिन ये एकदम डाउन हो गया अचानक। अब इस पर टेक्निकल फॉल्ट था कि क्या, लेकिन इसको करंट का झटका लगा, ये वहाँ से गिर गया। उसके बाद लोग इसको उठाकर वहाँ से CHC में उपचार के लिए ले गए, पर वहाँ डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। IGMC में पोस्टमार्टम के लिए उसके बाद लाया गया है, और बाकी प्रक्रिया उस तरह से आगे पूरी हो रही है। हिमाचल में एक और रोपवे बनाने की तैयारी है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है, और ये रोपवे बन रहा है कुल्लू में। इससे पहले जो रोपवे है वो बिजली महादेव के लिए, जिसको दिया गया था, उसके बाद NHAI को। लेकिन यहाँ पर जो ये रोपवे है, ये रोपवे 80 करोड़ की लागत से कुल्लू बस अड्डे से पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक बन रहा है। और वहाँ से, क्योंकि पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी अलग से होती है, तो ये बेसिकली है टूरिज्म एक्टिविटी के लिए पूरी तरह से। 80 करोड़ इसकी लागत है। 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये, कुल्लू जिला के पीज गांव तक 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सड़क मार्ग से। और ये 1.5 किलोमीटर लंबे रोपवे के कारण वहाँ तक जल्दी पहुँच पाएंगे। और जो इसके साथ एक जिसको कहते हैं कि जो ये रोपवे के बनने के बाद जो पैराग्लाइडिंग की अट्रैक्शन है वो इसके साथ बन जाएगी, तो इसी कारण इसको बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसकी अप्रूवल दे दी है, आज मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसके बाद HPU के रिजल्ट की बात करते हैं। HPU में आज BSc नर्सिंग 4th ईयर का, और वोकेशनल BVoc रिटेल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म फर्स्ट का, फिर रिटेल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म 3rd सेमेस्टर का, और 5th सेमेस्टर के रिजल्ट आज घोषित किए गए हैं। सबसे अच्छा BSc नर्सिंग 4th का है रिजल्ट, ये 99.54%। और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, रिजल्ट भी इन्होंने अनाउंस किया है। अगली बात करेंगे जो तहसील वेलफेयर अफसर आज, या जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर बुलाए गए थे शिमला, और ये बड़ा एक्शन हुआ है। जब से एक मामला शिमला में आया था जिसमें तहसील वेलफेयर अफसर चिट्टे के साथ पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया, बाद में इसको सस्पेंड करना पड़ा था। अब देखिए, आज जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग है, जिसको ESOMSA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। 2 विंग इसके होते हैं। पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हम कहते थे, सेक्रेटरी वैसे ही हैं, लेकिन इससे नीचे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलग है, और ESOMSA दूसरा विंग है जिसमें पेंशन और बाकी चीज़ें हैं। इसमें अब क्योंकि तहसील कल्याण अधिकारी को पकड़ा गया था, बाद में उसको सस्पेंड किया गया, आज ESOMSA की डायरेक्टर ने ये मीटिंग बुलाई थी, किरण बढ़ाना ने, और ये इनके मुख्यालय में हुई। और इसमें जिला कल्याण अधिकारी सारे बुलाए गए थे, तहसील कल्याण अधिकारी सारे बुलाए गए थे, इनके साथ ये बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि आपका अधिकारियों का दायित्व क्या है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, और किस तरह से आगे आचरण हमारा होना चाहिए, खासकर इस वक्त में जब चिट्टे और इस तरह की चीज़ों का जो
मामला है वो इस सबके सामने है। एक बात ये कि कही गई कि यदि कोई भी मामला अब किसी भी तरह का, जैसा अभी तहसील कल्याण अधिकारी का आया, ऐसा अगर कोई मामला आया तो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, नशा निवारण केंद्र की स्थापना के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों को चिन्हित कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के आदेश इस बैठक में दिए गए हैं, ताकि भारत सरकार से जो भी मदद इसमें चाहिए वो जल्दी ली जा सके। आपको याद है कुछ दिन पहले गवर्नर ने जब 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था इनका, तो मीडिया के साथ बातचीत में ये कहा था कि हिमाचल सरकार अभी तक जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है हिमाचल में वो भी नहीं बना पाई है। ये इस कारण हम ड्रग्स पर एक्शन नहीं कर पा रहे, खासकर उनको, जो लोग ड्रग्स के जाल में फंस गए उनको निकालने को लेकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और इस बैठक में भी लगभग इसी तरह से ये बैठक में फिर जानकारी दी गई है, ताकि इस तरह के जो सेंटर बनाने हैं उन सेंटर्स को लेकर किस तरह से आगे चलना है वो बात की जा सके। अब बात करते हैं बिजली सब्सिडी पर हलचल। देखिए, बिजली सब्सिडी पर अब माथापच्ची शुरू हो गई है और उसकी वजह यह है कि सरकार ने जो अभी केवाईसी हुई है उसका डाटा बिजली बोर्ड से मांगा है। जब ये आंकड़ा आएगा उसके बाद बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी, फिर बजट से पहले सब्सिडी को लेकर वित्त विभाग के साथ बैठक होनी है। और क्योंकि बिजली बोर्ड को लेकर 700 से 800 करोड़ से ज़्यादा राज्य सरकार हर साल इससे ज़्यादा देने में सक्षम नहीं लग रही, इसीलिए बिजली बोर्ड में कई तरह के करेक्शन के स्टेप सरकार उठा रही है। इन्हीं करेक्शन के तहत अभी ये नया काम अब हो रहा है। और जैसे ही 2 तरह की बातें इसमें हैं। पहले है कि जिनके मल्टी मीटर हैं उनका क्या करना है, क्योंकि सिंगल मीटर पर तो चलो सब्सिडी दे दें, लेकिन बाकियों पर क्या करना है। दूसरा, जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर हैं उनकी तो फरवरी से अब शुरू हो ही गई है, जो बिजली उसमें उनमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन बाकियों को लेकर क्या करना है वो एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और इस अपडेट के अनुसार ही आगे अब सारी चीज़ें चलेंगी। जैसे ही कोई नया फैसला सरकार लेगी इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि बिजली की सब्सिडी अब बड़े दिन जिस तरह से मिल रही है उस तरह से सभी को मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। अब आज एक बात करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री सचिवालय में थे और इन्होंने रोपवे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बैठक इनके अधिकारियों के साथ की, जिसमें पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी थे। इसमें 2-3 चीज़ों पे काम किया गया है। पहले तो इन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो हसन वैली है दिल्ली के पास, वहां पर एक व्यूइंग डेक बनाया जाए। व्यूइंग डेक मतलब, क्योंकि वहां से लोगों को जो जंगल दिखाते हैं उसके बाद आसपास के स्पॉट्स दिखाते हैं, उन स्पॉट्स को दिखाने के लिए एक व्यूइंग डेक बनाया जाए। और ये ग्लास का होना चाहिए। इसमें जो इसके बाद सस्पेंडेड ऑन 9 रोप्स होना चाहिए। हिल साइड को ये शीशे का बॉक्स बनना है। 700 से 800 पर्सन एट अ टाइम इसमें हो सकें, इस तरह का है। और फॉरेस्ट लैंड जो है वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि वहाँ है, तो इसका एक लाभ लिया जा सकता है टूरिज्म के लिए। इसीलिए ये निर्देश आज दिए गए हैं। तो ये एक नया स्पॉट डेवलप करने की बात है शिमला के नज़दीक। अब दूसरी बात करते हैं, जो राजनाथ सिंह का मंडी का दौरा था, केंद्रीय रक्षा मंत्री का। आज पहले ये मंडी क्योंकि आए थे, उसके बाद IIT के कार्यक्रम में गए क्योंकि स्थापना दिवस था IIT मंडी का। और इसमें जो रक्षा मंत्री ने IIT मंडी से ज़्यादा उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि विश्व भर में एक बेहतर स्थान हासिल किया है IIT मंडी ने। सुरक्षा उपकरणों की भी बात की गई कि जो यहाँ पर रिसर्च हुई है उसके माध्यम से। और ये भी कहा कि जब बाहर से सुरक्षा उपकरणों को मंगवाया जाता था, एक समय था, अब भारत में ही सुरक्षा उपकरण बन रहे हैं, बाहरी देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी कहा कि 2023 में 23,000 करोड़ के सुरक्षा उपकरणों को एक्सपोर्ट किया गया है। 2029 तक 50,000 करोड़ के उपकरणों को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। सुंदरनगर आए और वहां पर जो किसान सम्मान निधि वाला जो एक कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। फिर वहां पर एक बात ये कही कि 2027 तक भारत टॉप 3 देशों में शुमार होगा अर्थव्यवस्था के हिसाब से। और हिमाचल के सेब की भी तारीफ की यहाँ पर। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की प्रतिष्ठा है वो बढ़ी है। हालांकि
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शिमला जाना था, हमने आपको सूचना दी थी, लेकिन प्रोग्राम में शायद बदलाव हुआ है। अब अभी तक उनका यहाँ शिमला आना नहीं हुआ है। जहाँ तक बस किराए पे रिएक्शन की बात है, ये भी आपको बता दें, और ये इसलिए क्योंकि बस किराया बढ़ाने की सिफारिश जिस तरह से एचआरटीसी ने की है और जिस पर फैसला अगली कैबिनेट में राज्य सरकार ने लेना है, उसको लेकर जो प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ है उन्होंने खुशी जताई है। और इनके जो महासचिव हैं रमेश कमल, इन्होंने ये कहा कि बीओडी में एचआरटीसी बीओडी में न्यूनतम किराया 5 से 10 रुपए तक बढ़ाने का प्रपोजल स्वागत योग्य है, और बाकी भी पर किलोमीटर का जो रेट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बात इन्होंने ये कही है प्राइवेट ऑपरेटरों ने कि जो महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में 50% किराए में छूट है, इसको भी बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा मिसयूज़ इस वजह से हो रहा है बस किराए का। और जहां तक प्राइवेट ऑपरेटर हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा इस वजह से, क्योंकि एचआरटीसी की बसों में महिलाएं चली जाती हैं, प्राइवेट ऑपरेटर की जो बसेस हैं वो खाली चलानी पड़ रही हैं। तो जब सरकार किराए पे फैसला ले ही रही है तो इस पर भी विचार किया जाए, और इसमें भी जो 50% छूट है, इस छूट को या तो बंद किया जाए या इस छूट को कम किया जाए। अगली बात बस किराए के बात है हड़ताल के ऐलान की, और ये हड़ताल का ऐलान किया है पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने, और इन्होंने किया है स्टेट कैडर की घोषणा के बाद। आपको पता है राज्य सरकार ने नायब तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो सभी तरह के, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में हैं, चाहे सेटलमेंट में हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सभी को स्टेट कैडर में कॉमन कर दिया है अब। और इसी के विरोध में ये 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं सतीश चौधरी, इन्होंने ये ऐलान किया है। इन्होंने ये कहा है कि राज्य भर में पटवारी के 2574 पद स्वीकृत हैं, 488 खाली हैं, कानूनगो के 772 पद स्वीकृत हैं, 233 खाली हैं, और इसके बावजूद सरकार ने ये फैसला लिया है जिससे इनकी प्रमोशन और बाकी मामलों में दिक्कत आएगी। और अगर ये हड़ताल पे जाते हैं तो सबसे बड़ा असर स्कूलों के दाखिलों पे पड़ेगा, जहां पर प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती है स्कूल कॉलेजों में, क्योंकि सीज़न आगे आ रहा है। तो ये अब सरकार ही ऐसा चाहती है, क्योंकि इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं वो शिमला में है नहीं, और मुख्यमंत्री भी अभी शिमला से बाहर हैं। जब आएंगे तो उसके बाद क्या बात होती है, क्या आगे सरकार निर्णय लेती है, उस ढंग से इसकी जानकारी हम आपको उसके बाद देंगे। अगली बात करते हैं अब जो पीजीटी नियुक्ति कब होगी। पीजीटी नियुक्ति के साथ ही दूसरी बात है योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती और प्री नर्सरी में आया कब रखेगी सरकार। ये तीनों चीज़ें एक ही अपडेट की हैं, और ये एक अपडेट की इसलिए हैं क्योंकि आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसकी जानकारी मीडिया के साथ बातचीत में दी थी। और ये जानकारी क्या क्या है ये आपको एक एक चीज़ करके मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। आजकल स्थिति ये है क्योंकि रेगुलर भर्तियाँ हो नहीं रही, भर्ती या तो आउटसोर्स में होती है या वन मित्र की तरह होती है, और इस तरह के सारी भर्तियों के मामले राज्य जो सरकार के सिचुएशन है या राज्य सरकार की जो तैयारी चल रही है उसमें फिर युवाओं को लगता है कि रोज़ अखबार वाले भर्तियां बताते हैं, भर्तियां होती नहीं, और वो राज्य चयन आयोग क्योंकि अभी फंक्शनल है नहीं पूरी तरह से। लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री ने बताया उसमें थोड़ा डिफरेंस है पहले के मुकाबले, और ये तीनों चीज़ें अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहली बात तो ये कि जो भर्ती है अभी हमारे सामने ये आया जो भर्तियां करेगी सरकार, और ये है प्री नर्सरी स्कूलों में। देखिए 25,000 से ज़्यादा की एडमिशन है हमारे पास अभी प्री नर्सरी में, पहली कक्षा से पीछे जो बच्चे पहले ही एडमिट होते हैं, और ये पूर्व भाजपा सरकार के समय से एडमिशन हो रही है। इनको पढ़ाने के लिए प्री नर्सरी टीचर लगने थे, एनटीटी भर्ती पिछली सरकार कर नहीं पाई, उसमें देरी हो गई, लेकिन वर्तमान सरकार भी अब तक नहीं कर पाई है, 2 साल हो गए। अभी SPSC-DC को ये दिया है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ डिस्कशन में है। 6,297 प्री नर्सरी टीचर भर्ती होने हैं, 10,000 इनको आउटसोर्स पे सैलरी मिलेगी। सैलरी हालांकि आगे बढ़ सकती है क्योंकि बढ़ाने का प्रपोजल सरकार का है, लेकिन होंगे आउटसोर्स पर। अब ये 2 साल का एनटीटी कोर्स होगा, 1 साल का होगा, अभी ये आपस में डिस्कशन में है। लेकिन इस बीच इन्हीं प्री नर्सरी कक्षाओं वाले स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर के साथ 6,297
आया, जिसको आप कह सकते हैं शिशु संभालक, इंग्लिश में कहना है तो बेबी सीटर, ये भर्तियां होंगी और ये समग्र शिक्षा के बजट से ही होगी, जिसको लेकर अप्रूवल भारत सरकार से समग्र शिक्षा के एसपीडी ने ले ली है, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ले ली है। अब ये भर्तियों के लिए अब क्राइटेरिया आजकल बना रहे हैं कि किस तरह से ये भर्ती होगी। प्री नर्सरी टीचर का तो क्राइटेरिया क्लियर है, एनसीटी के हिसाब से होगी और उसके जो एचपीएससी-डीसी है वो भर्ती के प्रोसेस में आगे लगा हुआ है। लेकिन ये जो आया की भर्तियां हैं 6297, इसको लेकर एक क्राइटेरिया बन रहा है कि क्या आंगनबाड़ी की तरह का व्यवस्था रखनी है या गांव में ही किसी एक फैमिली का सिलेक्शन करना है, किसी पैरामीटर के हिसाब से उसकी महिला को रखना है, और ये सिर्फ बच्चों को संभालेगी जब तक स्कूल है। पढ़ाने या किताबों से या लर्निंग लेवल को अटैच करने का काम जो प्री नर्सरी टीचर है उसका है। लेकिन ये भर्ती भी आउटसोर्स की तरह ही होनी है, रेगुलर ये भी नहीं है। तो ये आया की भर्ती है। आया के साथ ही एक और भर्ती होने जा रही है पीएम श्री स्कूलों में, और वो है योगा इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए भी आरएनपी रूल क्योंकि प्रेजेंटली हमारे पास है नहीं, तो क्राइटेरिया जैसा बन रहा है। आरएनपी रूल तो वैसे भी तब बनते हैं जब भर्ती रेगुलर करनी हो, ये रेगुलर भर्ती नहीं है, इसीलिए इसका भी क्राइटेरिया तैयार हो रहा है। 180 पीएम श्री स्कूलों में, सभी स्कूलों में एटलीस्ट एक योगा इंस्ट्रक्टर भरा जाएगा। भारत सरकार ही इसका बजट देगी, क्योंकि पीएम श्री स्कूलों में सिलेक्शन भी 180 स्कूलों का भारत सरकार नहीं किया था। तो ये दो चीजें हैं। तीसरी बात है 2800 पद की भर्ती को लेकर, ये चिट्ठी जारी है नीचे कमीशन को। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया था, राज्य चयन आयोग के पास अभी भर्ती करने की कैपेसिटी नहीं है नया एग्जाम लेने की, क्योंकि सीबीटी का कोई नेटवर्क नहीं है और उनका अपना ओटीआर भी अभी नहीं रेडी है। तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि सीडैक के साथ अभी सिर्फ एक मीटिंग हो पाई है और उसके बाद एमओयू साइन होगा, और एमओयू साइन होने के बाद पता चलेगा कि आगे प्रक्रिया किस तरह की रहती है। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम सीबीटी लेने के लिए उतने कंप्यूटर सिस्टम नोड्स नहीं है जिसमें एक साथ एग्ज़ाम लिया जा सके 5000 या 6000 या इससे ज़्यादा। जेओआईटी जैसे एग्ज़ाम में 1 लाख से ज़्यादा आवेदक होते हैं, तो हम वो एग्ज़ाम कितने दिन में कैसे लेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन एजुकेशन की भर्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको बताते हैं पीजीटी नियुक्ति कब होगी। देखिए, आज शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके विभाग में 1000 नियुक्तियां भी होनी हैं, और ये सेलेक्ट होके लोग आ गए हैं आइदर कमीशन से या फिर बैच वाइज से। इनमें 400 के आसपास हैं स्कूल लेक्चरर, जिसमें कॉमर्स वाले भी चिल्ला रहे हैं कि उनको नियुक्ति दे दो, और बाकी जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो भी बोल रहे हैं। हालांकि दो सब्जेक्ट शायद नियुक्तियां मिल गई हैं, बाकी अभी इंतजार कर रहे हैं। कमीशन पास करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, इंतजार करना पड़ रहा। और इंतजार भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर अपॉइंटमेंट हुई तो फिर उनको लिए दिक्कत, संकट ये हो जाएगा कि फिर उनको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब 2 बार सरकार विकल्प कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर करने का नहीं देती। तो ये एक अलग जो झगड़ा है। अब इसमें 400 हैं पीजीटी, उसके बाद हैं जो 200 पद हैं दिव्यांग कोटे के अलग अलग कैडर में जो बैच वाइज से सिलेक्ट होके आए हैं, और ड्राइंग मास्टर के भी ये बैच वाइज हैं शायद, या दिव्यांग कोटे के हैं 70 पद मंत्री जी ने ये बताए। और इसके अलावा जेओआईटी 817 में एजुकेशन के लिए जो सिलेक्शन हुई थी वो एक अलग मैटर है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कब तक ये भर्ती होगी ये एक अलग मसला है। तो ये हमने आपको अपडेट दे दी। अब बात करेंगे फाइनेंशियल झगड़े की, और ये फाइनेंशियल झगड़ा सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने बैंकों में पड़ा पैसा जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था स्टेट शेयर के तौर पर या किसी और स्कीम में जो या तो डीसी के पास था या कंसर्न बॉडी के पास था, उसको वापस बुलाने के ऑर्डर किए हैं। तो ये क्या हम जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हो रहा है, फरवरी और मार्च की सैलरी देनी है, ये उस तरह की व्यवस्था है, या जो 31 मार्च की क्लियरेंस होती है ट्रेजरी से ये उसके लिए व्यवस्था है, ये तो पता नहीं। लेकिन इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था, ये आरोप लगाया भाजपा के बिलासपुर से विधायक तरलोक जम्वाल ने। तरलोक जम्वाल को जवाब दिया प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व सीपीएस और अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने। संजय अवस्थी ने आज विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये कहा कि हिमाचल में विकास में इस्तेमाल होगा अनयूटिलाइज मनी जो बैंकों में पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा।
रेलवे को राज्य सरकार ने 500 करोड़ दिया था, यह बिलासपुर वाली लाइन है, उस 500 करोड़ को वापस बुला लिया गया है और ये जनहित में खर्च होगा। मतलब जो हमने अपना शेयर दिया था अब वो भी हम नहीं देंगे। ये तो खैर मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे, लेकिन दिया हुआ पैसा भी वापस ले लेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया था। वो आज संजय अवस्थी ने बताया कि हमने 500 करोड़ रुपया वापस ले लिया है। और रेलवे के बाद ऐसे विभाग जिनमें लंबे समय से बिना इस्तेमाल के धनराशि पड़ी है बैंकों में, उसको भी वापस लेकर इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि भाजपा के समय में भी ये धनराशि बैंकों में ही थी और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले बिलासपुर में रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर बैंक में जमा 500 करोड़ पैसे थे, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया था। अब राज्य सरकार ने इसको वापस बुला लिया है, जन कल्याण पे को खर्च करेंगे। तो ये देखिए, एक और बात उन्होंने कही कि जो अभी वर्तमान सरकार को सरकार चलाने के लिए भी कर्ज की जरूरत पड़ रही है और कर्ज लेकर अपना खर्च पूरे कर रही है। कर्ज लेकर जो पिछली सरकार का कर्ज है वो भी चुकाया जा रहा है। तो इसीलिए अब ये सिचुएशन ये है कि हम कहीं भी बैंकों में जो अनयूज्ड मनी है उसको नहीं छोड़ सकते, उसको वापस लेना ही पड़ेगा, ये संजय अवस्थी ने कहा। लेकिन इसका जवाब अब फिर दोबारा से भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर से दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के विधायक ने कहा, इससे ये तो क्लियर हो गया कि केंद्र सरकार का पैसा बैंकों में जो था काम के लिए, विकास के लिए दिया हुआ, उसको राज्य सरकार अपनी ट्रेजरी में मंगवा रही है और ये ट्रेजरी में मंगवाने के बाद ये कर्मचारियों की सैलरी में बांटा जाएगा। इससे राज्य का विकास ठप हो जाएगा और भारत सरकार फिर राज्य सरकार को और पैसे नहीं देगी जो दिया गया था, जिसको लाया गया था केंद्र सरकार से आग्रह करके और जिसमें बीजेपी नेताओं का रोल भी था। अब इन्होंने एक आरोप और लगाया। अब इसमें तथ्य कितना है, इन्होंने कहा बिलासपुर जिला में 11 बैंकों से जो 500 करोड़ का ट्रांसफर फंड होने वाला है, 352 करोड़ अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं और बाकी पैसा भी 1-2 दिन में ट्रांसफर हो रहा है। और इसी महीने 1200 करोड़ रुपए जो जिलों में हैं या विभिन्न बैंकों में हैं उसको सरकार वापस ले रही है। हालांकि चलिए, अगर उसको एक बार जयराम सरकार में भी जो डिपॉजिट मनी है उसको लेकर एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, महेंद्र सिंह को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद इन्होंने भी कुछ कोशिश की, लेकिन तब भी कोई मनी ज़्यादा ट्रेजरी में आ नहीं पाया था। लेकिन इस बार 500 करोड़ अगर आ गया तो ये तो कामयाबी है ही, और उसके बाद और कहाँ से आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन मूल क्वेश्चन अब भी वही है, क्या हमारा प्रदेश अब सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पेंशन तक ही रहेगा या हम कैपिटल वर्क या विकास के मामले में अपने बजट का कुछ हिस्सा जो अभी भी बचा पाएंगे, चाहे कितना भी कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे भविष्य के लिए या नए रोजगार के सृजन के लिए। अभी अगर ये सिचुएशन आ गई है कि जो डिपॉजिट मनी किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, अगर वो भी बुलाना पड़ रहा है तो आने वाले दिनों में हम जो बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। और इसमें चिंता इसलिए भी है क्योंकि इस साल भी अभी तक राज्य सरकार एनुअल प्लान नहीं घोषित कर पाई है और अगला बजट 17 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे, तो ये भी एक इंतज़ार का विषय साथ में है ही। अब बात करते हैं हिमाचल में ट्रांसफ़र कब खुलेगी। देखिए, ट्रांसफ़र को लेकर स्पेसिफिकली अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 2 चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं। पहली बात उन्होंने कही कि एजुकेशन में ट्रांसफर को हम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक खोलेंगे, लेकिन तबादले सिर्फ करेंगे नीड बेस्ड ही। दूसरा, जो म्यूचुअल ट्रांसफर का खेल है वो यूएलबीज में नहीं किया जाएगा। मतलब जो शहरी क्षेत्र है वहां पर म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होंगी। जहां जहां भी शहर है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहां पर म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगी। रूरल एरिया में म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरी तरफ जो ट्रांसफर ओपन होगी वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की विंडो देंगे। इन्होंने कहा कि जो 28 मार्च तक, क्योंकि बजट सत्र है, बजट सत्र के दौरान ट्रांसफर नहीं खोली जा सकती, फिर शिमला में अदरवाइज बहुत भीड़ हो जाएगी एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ों को लेकर। और वैसे भी एजुकेशन में रूटीन ट्रांसफ़र नहीं होनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि
नीड बेस्ड तबादले करेंगे जहां ज़रूरत होगी, और ये तबादले भी तब होंगे जब पहले जो रैशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन की ट्रांसफ़र्स हैं पहले उनको कर लेंगे, उसके बाद ये नीड बेस्ड होंगे। लेकिन दो चीज़ें इसमें रहेंगी। पहली बात ये कि विंडो सिर्फ 15 दिन की मिलेगी, और दूसरी बात ये कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगी यूएलबीज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये आज के जो प्रमुख मामले हमारे सामने थे वो मैंने आपको बताए। और इसी प्रक्रिया में जो आपके कुछ कमेंट्स भी साथ में होते हैं उनकी भी बात अगर कर लें तो कमेंट्स में जो मुख्य तौर पर अभी चीज़ें सामने हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें तो अभी इसमें बुलेटिन में ही आ गई हैं। रविंद्र धायक जेओए लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि इस पद को भरने के लिए अभी कोई प्रोसेस नहीं है किसी भी स्तर पर। सिर्फ हाई कोर्ट में केस लगा था, सरकार ने उसमें रिप्लाई दिया था। हाई कोर्ट ने मांगा था कि आप इस भर्ती को कब करेंगे, सरकार ने रिप्लाई दिया कि हम पहले कंसोलिडेशन करेंगे, युक्तिकरण करेंगे और उसके बाद कुछ आगे होगा। अक्षय ठाकुर ने कहा करुणामूलक अपडेट, कोई अपडेट अक्षय जी अभी भी नहीं है, और ये सवाल शायद आपने कल भी पूछा था। शिवम शर्मा एनटीटी भर्ती की बात कर रहे हैं। एनटीटी भर्ती को लेकर अभी भी कोई अपडेट नहीं है, और अपडेट का मतलब फ्रेश कोई अपडेट नहीं है। और उसकी एक वजह ये है सबसे बड़ी कि इसकी फ्रेश अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये मामला दोनों के बीच है, दो विभागों के बीच है। एक एसपी जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और दूसरा है इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग। दोनों के बीच में आपस में अभी डिस्कशन इसमें है, और इस डिस्कशन से अगर कुछ निकलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी कुछ भी इस कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई सेट डेट हो हमारे सामने कि इतने तारीख से, या फिर कोई एजेंसी क्लियर हो गई हो कि इस एजेंसी को ये भर्ती का काम दिया जाएगा। तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई और बात इसमें सामने आएगी। रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जिन जिन विभागों में शुरू हुआ है बाकियों में भी इस महीने शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर मार्च में इनको प्रोसेस कंप्लीट करना है और अप्रैल से ये ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर जो भी नई अपडेट होगी वो हम आपके साथ फिर साझा करते रहेंगे। तो ये आज के कुछ अपडेट्स थे। आपके पास अगर क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, और ताकि हम आपको रिप्लाई दे सकें। और आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।